कान्हा। कान्हा अपने नाम जैसा ही एक सुंदर जंगल। कान्हा की सुंदरता का वर्णन शब्दों में ढालना कठिन है, फिर भी प्रयास करना चाहते हैं। ये अभयारण्य घने और विशालकाय साल वृक्षों से समृद्ध है। कहीं घास के विलोभनीय मैदान है, तो कहीं घनदाट वृक्षों की मानो जैसे लंबी छत, कहीं ठंडे पानी के सरोवर, तो कहीं प्रचंड पत्थरों के बीच से बहती जलधारा, कहीं बांस वृक्षों के बीच से गुजरते वन के पथ, तो कहीं ऊंचे साल वृक्ष। वन पथ की दोनों ओर ढकी हुई पेड़ों के पत्तों की चादर। प्रकृति की एक अलग ही सुगंध महकती है कान्हा में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। उद्यान में दाखिल होने से पहले प्रवेश पत्र यानी एंट्री परमिट की जांच होती है। टिकट काउंटर पर अपने साथ आने वाले वाहन चालक और मार्गदर्शक नियुक्त होने के बाद ही हम उद्यान में प्रवेश कर सकते हैं। सूर्योदय के साथ उद्यान में जाने की अधीरता बढ़ने लगती है। मुख्य फाटक को पार करने के बाद मोटे साल वृक्ष वन पथ की दोनों ओर से घनी संख्या में दिखने शुरू हो जाते हैं और एक ठंडी हवा का अनुभव होने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद हल्के कोहरे की सफेद परत कान्हा की सुंदरता को ढक देती है। हवाओं में छलकती हल्की ओस की बूंदें और जमीन पर पड़े हुए पेड़ के सूखे पत्तों की गंध आपको एक अलग ही वातावरण में प्रवेश करने की अनुभूति कराती है। कुछ दूरी तय करने के बाद सारी दिशाओं में विस्तारित 200 वर्षों से भी अधिक पुराना एक विशाल पीपल का पेड़ आपको कान्हा के पूर्वतन अस्तित्व की पहचान करा देता है। प्रकृति के इस हिस्से में साल, साग, तेंदू, महुआ और हल्दू जैसे विविध प्रकार की वृक्ष संपदा है। इसी कारण चीतल, सांबर, गौर जैसे कई शाकाहारी वन्यजीव और मोर, शामा, भृंगराज जैसे सुरीले पंछी इस अभयारण्य को अपना अधिवास बना चुके हैं। यहाँ के साल वृक्षों में ऊंचाई पाने की जो जिद है, वैसी ही जिद यहाँ के दीमकों में भी है। इतने भव्य दीमकों के टीले भाई हमने तो पहले कहीं और नहीं देखे। हम इस उद्यान की कोर जोन में जाते जाते इस उद्यान की सुंदरता और विशालता का आनंद ले रहे थे। अभयारण्य का जीवन क्षण में अपनी करवट बदलता है, कभी शांत तो कभी संकट से भरा हुआ। अब जैसे कि ये वानर एक और ये वानर एक दूसरे को संवारने में मग्न थे, जिससे आपसी संबंध अच्छे बनते हैं, तो दूसरी ओर ये मोर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए मोरनी को रिझाने का प्रयास कर रहा था। सवेरे का शांत वातावरण था, उतने में ही कहीं से चीतल की कॉलिंग यानी चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी। हम आगे बढ़े तो देखा 2 चीतल हिरन सतर्क थे और ऊंची घास की ओर देख रहे थे। हमने भी देखा कहीं बाघ या तेंदुए के दर्शन ही हो जाए। कॉलिंग तेजी से हो रही थी, तो हमने थोड़ा आगे जाके और प्रतीक्षा की। कुछ समय के पश्चात कॉलिंग बंद हो गई। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी शिकारी जानवर था वो या तो एक जगह बैठा है या दूसरी ओर निकल गया। अभयारण्य में बाघ या तेंदुए की निकटता से बाकियों को सूचित करने के लिए कॉलिंग होती है, जिनमें मुख्यतः 3 प्राणी होते हैं: चीतल, सांबर और वानर। ये चीतल आराम से घास चर रहे हैं। ये हमेशा झुंड में ही रहते हैं। चीतल हिरणों की सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है।
ये नन्हा वानर डाल पर कूदने और संतुलन बनाने का अभ्यास कर रहा है। जाते जाते हमारी ओर एक नजर डाली और चल दिया। वानर भी नीचे जमीन पर बैठ निश्चिंत होकर अपने नियमित कामों में व्यस्त थे, क्योंकि ऊंची डालियों पर बैठे वानर पूरे क्षेत्र पर अपनी दृष्टि बनाए रखने का काम करते हैं। इनकी भी टोली होती है। यदि ये चीतल और वानर इतने शांत है, तो आसपास कोई शिकारी जानवर होने की संभावना कम होती है। यह है सांबर, अभयारण्य के सबसे बड़े हिरन। आकार बड़ा होने के कारण बाघ और तेंदुए इनका शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, सांबर का एक विशेष व्यवहार हम देख रहे हैं। यह मिट्टी को चाट रहा है। कभी कभी शरीर में खनिज पदार्थों की कमी के कारण ये ऐसा करते हैं। यह है कान्हा की शान, जो यहां से लुप्त होने की कगार पर थे। अरे ये सामने वाला नहीं, वो पीछे वाली, हाँ ये वाली, कान्हा के सबसे सुंदर हिरण बारहसिंगा। वन विभाग के लगातार प्रयास और संकल्प से इनकी संख्या 67 से बढ़कर अब 800 तक हो चुकी है। और यह है शानदार नर बारहसिंगा। ये मनोहर दृश्य वन्य जीवों के सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस का एक बढ़िया उदाहरण है। बारहसिंगा, चीतल और वानर ये तीनों शाकाहारी प्राणी हैं। एक दूसरे से लड़े बिना प्रकृति की संपदा का आनंद लेते हुए ये अपना अपना जीवन शांति से व्यतीत करते हैं। यह है भारतीय गौर, अभयारण्य के बड़े और शक्तिशाली प्राणियों में से एक। ये भी झुंड में पाए जाते हैं। यदि दूर से देखें तो ये शांत ही है, किंतु निकट जाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकते हैं। अकेला बाघ या तेंदुआ भी इनसे दूरी बनाए रखता है। ऐसे ही अभयारण्य में जीवन को फलते देख हम बढ़े एक ऐसी ही जगह जहां हमें नीचे उतरने की खुली छूट होती है। जी हाँ, रिफ्रेशमेंट या नाश्ते के लिए। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए यह व्यवस्था कर रखी है। यह है मुक्की का सेंट्रल पॉइंट, जहां हम लोग नाश्ता कर सकते हैं। भाई भूख तो लगेगी ना, इतनी मेहनत जो की है। फटाफट नाश्ता करके हम फिर निकल पड़े राजा बाघ की खोज में। रास्ते में एक पेड़ पे ये महाशय सो रहे थे। उल्लू या इंडियन स्कॉप साउल ये निशाचर होने के कारण रात्रि में सक्रिय होते हैं। जाते जाते एक जल प्रवाह के निकट ये राम चिरैया यानी कॉमन किंगफिशर दिखा। सुबह सुबह ये पंछी पानी में डुबकी लगा के अपने आप को स्वच्छ एवं शरीर को शीतल रखते हैं। ये कीटक एवं छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। हवा में कुछ समय स्थिर होकर तेजी से पानी में डुबकी लगाकर मछली पकड़ने में ये माहिर होते हैं। ये बहुत ही कमाल के शिकारी हैं। कान्हा में घूमते हुए
इनकी आवाज आप अनेकों बार सुनेंगे। ये है धनेश। ऊंची डालियों से एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं ये। इनकी चोंच धूसर रंग की होती है। एक और प्रजाति है मलाबार धनेश, जिसकी चोंच पीले रंग की होती है, जिसे हम केवल हवा में ही उड़ते देख पाए। इनका दिखना हमारे लिए बहुत ही अकल्पित एवं आनंददायी क्षण था। हमारे मार्गदर्शक अनुसार इनका दर्शन दुर्लभ होता है। यह है मच्छेरा उल्लू यानी ब्राउन फिश आउल। तेज नजर और इनकी अपनी प्रजाति के आकार में सबसे बड़े पक्षी है ये। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। सूर्य की हल्की किरणें अभी प्रवेश कर ही रही थी। बड़े पत्थरों के बीच एक छोटी सी जलधारा और उसमें अपना भोजन ढूंढता ये हरगिला पक्षी यानी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, और इसके साथ लुका छिपी खेलता वो नेवला। क्या आपने देखा भी? अभयारण्य में निरीक्षण बहुत ही जरूरी है। वो रहा पीछे। बस ऐसे ही सतर्क रहे, कुछ न कुछ अच्छा आपको दिख ही जाएगा। कान्हा का एक और अद्भुत क्षण। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए घने साल वृक्षों की छांव में हमने इस अभयारण्य के सबसे बड़े और मनमोहक पक्षी को देखा, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, मोर। कवियों की अनेक उत्तम रचनाओं का मुख्य प्रेरक। इसी मोर ने अपनी उपस्थिति से इस अभयारण्य की सुंदरता में अभिवृद्धि की है। प्रकृति की अनोखी रचनाओं में से एक शानदार और रंगीन रचना, जिसकी एक झलक भर से ही हम प्रफुल्लित हो उठते हैं। हमारी बात की खोज अभी भी जारी थी और मन में यह विश्वास था कि राजा के दर्शन अवश्य होंगे, और अंततः वो क्षण आने के संकेत हमें मिल ही गए। बाघ के पंजे। बस अभी अभी गया होगा यहां से। हमने तुरंत उस ओर गाड़ी को बढ़ाया और अंततः वो क्षण आ गया जिसकी प्रतीक्षा हम कब से कर रहे थे। कान्हा की ये सुंदर बाघिनी, धवाजंडी या फिर डीजे। ये अपना क्षेत्र सीमांकित कर रही है। बाघों में अपनी क्षेत्र सीमा निर्धारित करने के दो तरीके होते हैं, फेरोमोन्स मिश्रित मूत्र छिड़ककर और पंजों से पेड़ों की तनों पर कुरेदकर। इस बाघिन का जन्म कान्हा के धवाजंडी नामक जगह पर हुआ था, इसीलिए इसका नामकरण धवाजंडी करके किया गया। तो इसी तरह हमारा ये पहला कान्हा का एपिसोड धवाजंडी के रोमांचकारी दर्शन से यहीं पर समाप्त होता है। हमारे दूसरे एपिसोड में देखेंगे कान्हा के और भी मनोहर दृश्य और दो नई बाघिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।